अगर मैं आपको एक ऐसी जगह का डेटा दिखाऊं जहां पॉवर्टी इतनी हाई है और पर कैपिटा इनकम इतनी लो कि नंबर्स देखकर आपको लगेगा कि मैं किसी गरीब सब सहारन अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहा हूं। आपको लगेगा ये सोमालिया या कोंगो का कोई एरिया होगा, लेकिन मैं बात इंडिया के एक स्टेट की कर रहा हूं जिसका नाम आपको टाइटल देख के ऑलरेडी पता चल गया होगा, वेस्ट बंगाल। वही बंगाल जिसके बारे में 1750s में ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था कि वहाँ का एक शहर मुर्शिदाबाद उस वक्त के लंदन से ज़्यादा अमीर, ज़्यादा ग्रैंड और ज़्यादा अच्छा था। सोचिए, जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्हें इंडिया का एक सिटी ऐसा लगा जो पूरे यूरोप में नहीं था। आज वही डिस्ट्रिक्ट इंडिया के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में आता है। वही स्टेट जिसके लिए एक टाइम पे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, जिसकी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 27% ऊपर थी और 1960s में इंडिया का थर्ड रिचेस्ट स्टेट था और पूरी इंडिया की जीडीपी का 10.5% कंट्रीब्यूट करता था। वो आज पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में आउट ऑफ 28 24th है, नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट 20% नीचे। जीडीपी शेयर भी सिर्फ 5.6% रह गया है। किसी भी मेजर इंडियन स्टेट का ये सबसे बड़ा फॉल है। सवाल यह है कि जिस स्टेट ने मॉडर्न इंडिया को इन्वेंट किया था वो आज बॉटम लास्ट तक पहुंचने से खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा। इसको मैं 4-5 चैप्टर्स में अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो अच्छे से देखना और दूसरों को शेयर भी कर देना। जल्दी से इस चैनल को 250 के सब्सक्राइबर्स पर भी पहुंचा दो। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द क्राउन। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बंगाल के पास ऐसा क्या था कि उसे दुनिया का सेंटर कहा जाता था। 1700s में जब दिल्ली मुगल कैपिटल था और मुंबई एक फिशिंग विलेज, तब बंगाल का मुर्शिदाबाद इतना अमीर था कि फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स वहां के मसलिन कपड़े के लिए स्पेशल ऑर्डर्स लगाते थे। यानी बंगाल का कपड़ा पेरिस में पहना जाता था। राजस्थानी जैन मर्चेंट फैमिलीज मुर्शिदाबाद में स्पेसिफिकली इसलिए आके रहती थी क्योंकि वहां पर ट्रेड करना था ही इतना प्रॉफिटेबल। फिर 1772 में कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी। 1900s में 10 लाख की पॉपुलेशन के साथ लंदन के बाद वो ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया था। एक एम्पायर जिसने दुनिया का 1/4 हिस्सा रूल किया था, उसकी एशियन कैपिटल कैलकाटा थी। इंडिया की पहली रेलवे, पहला टेलीग्राफ, पहला टेलीफोन एक्सचेंज और एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम कैलकाटा में आई थी। कॉमर्स में भी बंगाल उतना ही आगे था। यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग 1830 से हो रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स 1937 तक कोलकाता में ही था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आज एसबीआई है, वो भी कोलकाता से चलता था। यह शहर सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी ब्रिटिश एशिया का फाइनेंशियल नर्व था। टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, ये इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट सिर्फ कोइंसिडेंस से बंगाल से नहीं आते हैं। एक कनेक्टेड और कॉस्मोपॉलिटन सिटी हमेशा इंटेलेक्चुअल कल्चर और माइंडसेट क्रिएट करता है। बंगाल के पास पैसा और दिमाग दोनों था। तो फिर अचानक सब कैसे बदल गया। चैप्टर 2, द फर्स्ट ब्लो। बंगाल के डिक्लाइन की शुरुआत कुछ ऐसी चीजों से हुई थी जो बंगाल को बाहर से मिली थी। सबसे पहला था 1947 का पार्टीशन। बंगाल 2 हिस्सों में बट गया। ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वो उससे अलग हो गया और इसी एक चीज ने बंगाल की इकोनॉमी को हिला दिया था। कोलकाता में दुनिया की सबसे बड़ी जूट मिल्स तो है, लेकिन रॉ जूट ईस्ट बंगाल में उगता था। एक ही रात में दोनों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर खिंच गई और सप्लाई चेन पैरालाइज हो गई। ऊपर से पार्टीशन के दोनों साइड से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज कलकत्ता में आ गए थे। एक ऐसा शहर जो कॉलोनियल एलिट्स के हिसाब से केयरफुली प्लान किया गया था, उस पर अचानक लाखों बेघर लोग टूट पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, जॉब्स सब क्रैश हो गया। इसके बाद बंगाल को दूसरा बड़ा झटका लगा 1952 की फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को पास कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि कोल, स्टील और सीमेंट की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म कर दी जाएगी। यानी आप चाहे फैक्ट्री कोलकाता में लगाए या गुजरात में, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा सेम होगा। सुनने में यह कितना फेयर लगता है कि सब स्टेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन बंगाल पर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था। बंगाल हमेशा से कोल और माइंस के ऊपर बैठा है। फैक्ट्रीज नेचुरली वहीं लगती थी क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सस्ता था एंड ये बंगाल का एक नेचुरल एडवांटेज था। लेकिन इस पॉलिसी ने उस एडवांटेज को मिटा दिया। अब क्योंकि गुजरात या महाराष्ट्र में भी रॉ मटेरियल्स उतने में ही मिल रहे थे और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए वो पोर्ट्स के ज्यादा पास भी थे, तो कंपनीज ने सोचा कि बंगाल में रुकने का क्या ही पॉइंट है। चैप्टर 3, फॉल ऑफ 34 ईयर्स। फिर आया 1977। लेफ्ट फ्रंट पावर में आई और आने के बाद 34 साल तक वहीं पावर में थे। 1977 से 2011 तक
और इस गवर्नमेंट के स्टार्टिंग में जेन्युइनली अच्छे काम भी हुए थे। उन्होंने ऑपरेशन बरगा लॉन्च किया, एक लैंड रिफॉर्म जिसमें 1.39 मिलियन एकर्स लैंड ऑलमोस्ट 25 लाख पुअर फैमिलीज को बांटी गई, जिस वजह से पहले डेकेड में एग्रीकल्चर 5.8% से ग्रो हुआ था और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट फिर ग्रोथ स्टैग्नेंट होने लगी। जमीन तो मिल गई थी पर मॉडर्नाइजेशन और मार्केट लिंक नहीं हो पा रहे थे। 90s आते आते एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2% पे रुक गया था और असली डिजास्टर तो इंडस्ट्रीज में हो रहा था। मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म बंगाल की नई आइडेंटिटी बन गई थी। घेराव करना, बंद अनाउंस करना और डेली स्ट्राइक्स रूटीन बन गए थे। कोई भी कंपनी अपने प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही थी। एफिशिएंसी की बात करना तो ऑलमोस्ट क्राइम हो गया था, जिसका इफेक्ट भी कुछ ही सालों में दिखने लगा था। 1994 में बंगाल का पर कैपिटा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 4,300 रुपीज था, वहीं गुजरात में वो था 22,700 रुपीज। एक ही देश में 5 टाइम्स का डिफरेंस। बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट शेयर भी 1980s में 9.8% था, जो 1997 में गिरकर आधा रह गया था। डनलॉप इंडिया की साहगंज फैक्ट्री, जो मार्केट लीडर थी, कॉन्स्टेंटली लेबर अनरेस्ट के चक्कर में ऐसे बंद हुई कि फिर कभी उठ ही नहीं पाई। 1940s से 60s के बीच कलकत्ता एयरपोर्ट भी एक ग्लोबल हब था। एरोफ्लोट, एयर फ्रांस, जापान एयरलाइंस, लुफ्तांजा सबकी डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ आती थी। बिजनेसमैन लंदन, टोक्यो से सीधा वहां उतरते थे। पर जैसे जैसे इकोनॉमी गिरी और कंपनीज कम हो गई, ट्रैफिक गिरा और एक एक करके सब एयरलाइंस ने अपने रूट्स बंद कर दिए। हालात ये हो गए थे कि 2012 आते आते कोलकाता से एशिया के बाहर की एक भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी। और फिर 2008 में वो इनफेमस इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज दिया, जो हुआ था सिंगूर में। टाटा मोटर्स वहां अपनी नैनो फैक्ट्री लगाना चाहती थी। ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपीस लग भी चुके थे। फैक्ट्री 80% रेडी थी, वर्कर्स हायर हो चुके थे। लेकिन ऑपोजिशन ने एक बड़ा एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट शुरू कर दिया। रोड ब्लॉकेड्स, वायलेंस, स्ट्राइक्स, ये सब हो रहा था। अक्टूबर 2008 में टाटा ने हार मान ली और फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट कर दी। रतन टाटा ने प्रेस के सामने पब्लिकली इनडायरेक्टली कह दिया कि वी वर नॉट वेलकम, और ठीक उसके ऑपोजिट गुजरात ने उन्हें दोनों हाथों से वेलकम किया था। ऑलमोस्ट उसी वक्त नंदीग्राम में सलीम ग्रुप का भी एक 40,000 करोड़ का SEZ प्रोजेक्ट भी इन प्रोटेस्ट्स की वजह से बंद हो गया। एंड ये सिर्फ 2 फैक्ट्रीज बंद होने की बात नहीं है, ये इंडिया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक इनडायरेक्ट मैसेज था टू नॉट इन्वेस्ट इन बंगाल। बट ड्यू वेयर इट्स क्रेडिट, इन सब के बाद एक उम्मीद की किरण जरूर जागी थी। चैप्टर 4, द फॉल्स होप। 2011 में 34 साल पुरानी गवर्नमेंट हटी और एक नई फ्रेश गवर्नमेंट आई। लेकिन उनकी पहली पॉलिसी ने ही मार्केट को डरा दिया था। उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं करेगा। पॉलिटिकली इससे वोटर्स खुश थे, बट इन्वेस्टर्स समझ गए कि यहाँ काम करना अभी भी मुश्किल ही रहने वाला है। और डेटा इस बात का प्रूफ है। GDP शेयर 2011 के बाद भी गिरता ही रहा। आज बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का सिर्फ 83.7% है, राजस्थान और ओडिशा से भी नीचे। डेट फिगर्स भी देखे तो 2026-27 तक का प्रोजेक्टेड आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट 8.15 लाख करोड़ का होने वाला है। स्टेट की रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 20 to 28% सिर्फ लोन का इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। और बंगाल इन उधारी के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, वो सब्सिडीज बांट रहा है। एंड इस वक्त बंगाल का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी ऑलमोस्ट 46 to 50% का है, नेशनल एवरेज से 30 पॉइंट्स नीचे। मतलब बेसिकली बंगाल के लोग जो पैसे अपने बैंक्स में सेव करते हैं, वही पैसा बैंक्स गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बिजनेसेस को उधार दे देता है, क्योंकि बंगाल में वैसे भी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, बंगाल की जनता अपनी ही सेविंग से दूसरे स्टेट्स की ग्रोथ को फंड कर रही है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में 25,700 टीचिंग अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। रीजन? कैश फॉर जॉब्स स्कैम। जो यूथ जेन्युइनली पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहता था, उनकी सीट्स खुलेआम बिक रही थी। इनफैक्ट वोटर रोल से अचानक 1.4 करोड़ वोटर्स को डिलीशन नोटिस भेज दिए गए, जिससे लोगों में अनरेस्ट फैला और माल्डा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को मॉब ने 8 घंटों तक हॉस्टेज बनाकर रखा था। और इन्हीं चीजों से हर साल 8 लाख स्टूडेंट्स स्टेट को छोड़कर जा रहे हैं। बंगाल के बहुत इंजीनियर्स आपको बैंगलोर की IT सिटी में, बंगाल के डॉक्टर्स मुंबई के हॉस्पिटल्स में और साइंटिस्ट्स हैदराबाद में आपको मिलेंगे। जो गोखले जी ने कहा था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, उसकी जगह आज सच्चाई ये हो चुकी है कि व्हाट बंगाल प्रोड्यूसेस टुडे अदर स्टेट्स एम्प्लॉयज टुमारो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज की डिजिटल एज में आपकी ग्रोथ ज्योग्राफी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आपका करियर कहीं से भी ग्रो हो सकता है, और उसी के लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। बट इज देयर फाइनली एनी होप फॉर बंगाल? चैप्टर 5, व्हाट्स नेक्स्ट। इतनी देर से हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, बट क्या कोई पॉजिटिव साइंस भी है फॉर बंगाल?
2025-26 में बंगाल का GSDP 7.62% ग्रो करने का प्रोजेक्शन है, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा ऊपर है। कोलकाता में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स GCC की लीसिंग में 239% का बड़ा ईयर ऑन ईयर स्पाइक देखा गया है। IT और इंजीनियरिंग कंपनीज अब वापस कोलकाता देख रहे हैं क्योंकि वहां ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग, एजुकेटेड और रिलेटिवली अफोर्डेबल वर्कफोर्स मिल रही है। एक और बड़ा एडवांटेज बंगाल के पास है कि वहां 1.2 मिलियन टन्स मोनाजाइट रिजर्व्स है, जो आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के लिए ये मिनरल्स क्रिटिकल होंगे। और जो दांकोनी सूरत डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है वो ठीक सिंगूर के पास से गुजरेगा। आयरनी देखिए, जिस जमीन से टाटा वापस चला गया था वही जमीन अब वेस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करने वाला एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकती है। अगर इंटेंट हो तो स्टेट्स बदल सकते हैं। ओडिशा को ही देखिए, एक वक्त पे सबसे गरीब स्टेट था, लेकिन उन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए कि आज टाटा से लेकर वेदांता वहां बैठे हैं, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आंध्र प्रदेश ग्लोबल जायंट्स को 99 पैसे पर एकड़ में लैंड अलॉट कर रहा है, इसीलिए गूगल वहां $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। बंगाल के पास इन स्टेट से बेटर कोस्टलाइन है, बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स है और ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो सीधा उसे एशियन कंट्रीज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे बनाती है, जस्ट लाइक आसाम। प्रॉब्लम चॉइसेस की है। 1952, 1977, 2008, 2011 हर टर्निंग पॉइंट पर स्टेट ने ऐसे डिसीजंस लिए जिसने उसे पीछे धकेल दिया। एक वक्त का थर्ड रिचेस्ट स्टेट आज 24th पोजीशन पे है। टाटा चला गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस चली गई और लोकल टैलेंट भी बाहर जा रहा है, पर बंगाल के पास कल्चर, कैपिटल और कैपेसिटी आज भी है। एक चीज है जो बदलने की जरूरत है, वो है इंटेंट। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल इस डाउनफॉल से बाहर आकर अपना खोया हुआ क्राउन वापस पा सकता है? और उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपग्रेड को। टिल देन, स्टे क्यूरियस।